Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today I am going to continue class 10th chapter, the sectors of Indian economy. In the previous video, we had discussed about the three sectors, the primary, secondary and the tertiary. And we also found out the historical changes between the three sectors, GDP, final goods, intermediate goods. And we also discussed about the growth of the tertiary sector. Now we'll continue this topic further, the growth of tertiary sector and its advantage and disadvantages. टर्शरी सेक्टर जो बढ़ रहा है आखिर उसके फायदे और नुकसान क्या हो रहे हैं। जब आप फर्स्ट ग्राफ को देखेंगे तो आप देख सकते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, लेकिन हम बात करते हैं सीधे परसेंटेज से। 1970 और 71 में आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो परसेंट थी एग्रीकल्चर की जीडीपी कंट्रीब्यूशन की वो 46% थी अप्रॉक्स। तो वहीं सेकेंडरी सेक्टर 19 to 20% जीडीपी कंट्रीब्यूशन देता था और जो टर्शरी सेक्टर था वो 33 या 34% कंट्रीब्यूशन देता था। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो 100 रुपये का एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपीज़ हमारा देश कमाता था तो उसमें से 46 रुपीज़ पहले कमाता था एग्रीकल्चर, 19 या 20 रुपीज़ कमाता था आपका सेकेंडरी और 33 या 34 कमाता था आपका टर्शरी सेक्टर। लेकिन बिल्कुल चेंज हो गया 2010 और 11 में। 21% या हम कह सकते हैं 21 नहीं तो करीबन 19 या 18% जो है कमाता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और करीबन 25 रुपीज़ जो है 25 या 24 या 23 अप्रोक्स नहीं है क्लियर उसमें, तो ये जो कमाता है वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर और बाकी जो लगभग 54% है, 54 या 56% जो भी है वो कमाता है टर्शरी सेक्टर। मतलब 56 रुपीज़ कमा रहा है टर्शरी सेक्टर अकेला। तो वहीं एम्प्लॉयमेंट में ज़रा आप जब देखेंगे तो पहले सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में करीबन 72% जो पीपुल्स थे एग्रीकल्चर में थे, 11% सेकेंडरी में थे और 17% जो थे वो टर्शरी में थे। तो वहीं 2009 और 10 में आप ज़रा देखिए आज भी लगभग वहाँ पे 54% पीपल काम कर रहे हैं, 54 या 55 जो भी अप्रोक्स निकल के आता है, और 19% जो हैं आपके वो सेकेंडरी में और 26% जो हैं वो आपके टर्शरी में है। इससे क्या सामने आया हमारी एक बात, इससे ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है। जो आज केवल 18 और 19 रुपीज़ कमा रहा है वहाँ पर आज 55 लोग काम कर रहे हैं, 55%। और वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है आज हमारे देश में लगभग 54 या 55 या 56, वहां पर केवल और केवल 26% लोग काम कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी कम अवेलेबल हैं हमारे टर्शरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर 11 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज केवल 3 टाइम्स बढ़ी हैं उसमें। टर्शरी सेक्टर 14 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज केवल और केवल 5 टाइम्स। दैट मीन्स जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं ना, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सो द एम्प्लॉयमेंट बर्डन वॉज शिफ्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। और आज प्राइमरी सेक्टर में 54 या 55% लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं।
जैसे मान लीजिए कोई एक किसान है, आप किसी गांव में जाएं घूमने के लिए, तो आप क्या देखोगे? क्या देखोगे? वाह, यहाँ सब काम है, सब ने अपने काम बांट रखे हैं कि इतना काम ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। और एक किसान के 5 बेटे हैं, पांचों उसी खेत में लगे पड़े हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहली नजर में आपको ये लगेगा कि ऑल आर एम्प्लॉयड, सब एम्प्लॉयड हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं इसे। उस फील्ड में मान लो केवल 2 पीपल्स की जरूरत थी, केवल 2। अगर 2 पीपल काम कर रहे हैं तो भी उतना प्रोडक्शन होगा, और 5 पीपल काम कर रहे हैं या 6 कर रहे हैं तो भी उतना प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब जब वहां 6 लोग काम कर रहे हैं, 5 बेटे और खुद एक फार्मर, तो प्रोडक्शन भी उतना ही होगा। 2 की जरूरत थी, तो रेस्ट 4 क्या है? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड ये एक तरीके से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हिडन, छुपा हुआ। देखने में लगता है द पर्सन इज वर्किंग, is employed, but in actual sense these persons are just reducing the labor effort. They are not working according to their potential, or the removal of these person will not affect the total output. और ये कंडीशंस आती हैं तो कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। मतलब वो पर्सन के हटने से भी आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पर्सन जो है अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस वो अपने वर्क एफर्ट को कम कर रहे हैं, एक दूसरे की मेहनत को बांट के कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर उस फार्मर का एक बेटा शहर चला जाए, वहां जॉब करने लग जाए, तो फैमिली इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। उस फार्मर का एक बेटा और जो है वो कहीं दूसरों की फील्ड में काम करने चला जाए, तो इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तब वो कहलाए जाएंगे एम्प्लॉयड, तब तक वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाए जाएंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे शहरों में भी होता है। आपने कहा कई सारी शॉप्स ऐसी होती है जो खोल तो लेते हैं लेकिन बैठे रहते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी वर्क टू डू, तो वही कहलाएंगे डिस्गाइज्ड। एक कॉबलर की बात कर लेते हैं। हमें देखता है कॉबलर है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन कोई आएगा तभी तो करेगा। सेम एज द कंडीशन ऑफ द रिपेयर पर्संस, जो प्लम्बर होते हैं, प्लम्बर क्या वो कहलाते हैं? ये पाइप फिटिंग करते हैं, जब आएगा काम तभी तो करेंगे। तो रिपेयरिंग पर्सन भी ऐसे ही होते हैं। तो इस तरीके से ये था आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों की प्रॉब्लम हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप देश के पीएम बन जाएंगे तो आप कैसे लोगों की बेरोजगारी खत्म करेंगे? आपके पास शायद आंसर नहीं होगा कि हम ज्यादा फैक्ट्रीज खोलेंगे। अरे फैक्ट्रीज खोलेंगे तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे आप? क्या देश के हर अनएम्प्लॉयड को जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। कहना आसान होता है, आलोचना करना आसान होता है। वी क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मेनी टाइम्स, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते इस चीज को। तो आज मैं समझाता हूं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है। जरा ध्यान से समझना। मैंने भी एक फार्मर की कहानी सुनाई थी। वो फार्मर के पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो डेट मीन्स उसके पास जो जमीन थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी उसके पास। मान लीजिए उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो केवल वो वही क्रॉप कर सकता था जो केवल रेनी सीजन में होती थी। और रेनी सीजन में जब क्रॉप होती थी तो हुई ठीक तो ठीक, नहीं तो नहीं। अगर फार्मर ऐसे किसानों को लोन प्रोवाइड करवाए इजीली कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज ले सकें, तो ऐसे फार्मर जो है रबी क्रॉप भी कर सकते हैं जो विंटर सीजन की होती है। और रबी क्रॉप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए कोई भी एक 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, अगर वो 50 लोगों को काम देता है एक सीजन का, तो सोचिए अगर इरिगेशन फैसिलिटीज आ जाएंगे, मतलब सॉरी गलत बोल गया, वो 2 लोगों को काम देता है 50 दिन का, अगर उनके पास भी इरिगेशन फैसिलिटीज आ जाएंगी तो वो भी साल में 2 बार क्रॉप कर सकते हैं, मतलब 2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ऐसे हमारे देश में लाखों किसान हैं, और सबके पास इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंच जाएंगी तो उनके फैमिली मेंबर्स ही वहां आसानी से काम कर सकते हैं, एंड दे कैन एबल टू 2 or more than 2 crops in a year in the same field and give more employment, केवल और केवल इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचाने से। सेकंड, अगर हम समझें, अगर यहां पे गवर्नमेंट डैम्स बनवा दे, डैम्स बनेंगे तो वहां पे कंस्ट्रक्शन पे काम होगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। और वो डैम से कैनाल्स बनवाए और हर उस एरिया में पहुंचाए जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। दैट मीन्स द लाख्स एंड द करोड्स ऑफ द फार्मर्स विल बी सपोर्टेड
बाय दिस इरिगेशन फैसिलिटीज। अब मान लीजिए इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, हमारा पहला स्टेप कामयाब हो गया, और उसके बाद ये जो फार्मर्स हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एंड व्हेन द प्रोडक्शन विल इंक्रीज दे विल ट्राई टू सेल इट इन द मार्केट। और मार्केट तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाए, उसके लिए रोड्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहां पे काम मिलेगा लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके साथ साथ वहां पे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए नए नए ट्रक्स चाहिए, तो वो जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। तो अब वो सामान आसानी से गांव से शहर ले जा सकते हैं और वहां पे बेच सकते हैं। तो डेट मीन्स जो हजारों लाखों फार्मर्स हैं वो अब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जब वो आसानी से पैसे कमा सकते हैं तो डेट मीन्स उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होता चला जाएगा। हुई ना हुई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। तो चलिए थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं हमारे देश में जो मनी लेंडर्स पे डिपेंड होते हैं अपने लोन के लिए, क्योंकि आसपास कोई बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और बैंक अगर है भी हैं तो दे आर डिमांडिंग फॉर हैवी डॉक्यूमेंटेशंस एंड सम कोलेट्रल्स। अब कोलेट्रल तो उनके पास कुछ है नहीं, गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं है उनके पास। अगर गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए, गांव गांव तक रूरल बैंक्स खुलवाए और जो इजीली लोन प्रोवाइड करा दे, तो कई सारे फार्मर्स मनी लेने से बच जाएंगे और उनकी लिविंग अच्छी हो जाएगी। अब जैसे गांव में हमने खेती बाड़ी से बात कर ली, लेकिन खेती बाड़ी के अलावा भी कुछ और भी काम होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ और करेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने विलेजेस में एक प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल ली। प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसी, जैसे दाल प्रोसेसिंग यूनिट, राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स, पिकल्स वही बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, या जेम्स बनाना शुरू कर दिया, या ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, या फॉरेस्ट से सामान लाके बेचना शुरू कर दिया, हनी बी कलेक्शंस करना शुरू कर दिया। बहुत सारे काम हैं, बस सोचने की बात है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है इन चीज़ों के लिए। दाल प्रोसेसिंग यूनिट्स आपने कई बार देखा हो, दाल पैकेट्स में आती हैं। अगर गांव में भी ये चीज़ शुरुआत हो जाए फैक्ट्रियों की बजाय, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब मैनी पीपल इन द रूरल सेक्टर्स विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन दोज इंडस्ट्रीज। आसानी से मिलेगा काम। फॉरेस्ट के अगर आसपास आपका विलेज है तो इट इज वेल एंड गुड, आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट में डील करिए। कई सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, हनी बी कलेक्शंस होता है, तो आप उन्हें लाकर मार्केट में बेच सकते हैं। यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ लिविंग। सही कहा ना। एक ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एक तरीका और है, आपको पता है एक सर्वे में बताया गया था कि हमारे देश में 20 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं। पढ़ने नहीं जाते हैं। अगर हमारे देश में हर बच्चा पढ़ने जाएगा तो ज़्यादा स्कूल चाहिए। ज़्यादा स्कूल्स के लिए ज़्यादा हमें बनाने पड़ेंगे। ज़्यादा स्कूल्स बनेंगे तो ज़्यादा स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को रखना पड़ेगा। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में हमने एक चीज़ और देखी थी, करीबन केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे स्कूल जाए ना, तो 20 लाख पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। इसके बाद का तो और भी आश्चर्यचकित है। अगर हम टूरिज्म को सपोर्ट करें, हमारे देश में अगर गवर्नमेंट टूरिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दे, एक प्रॉपर प्लानिंग कमीशंस बने ताकि जिसमें डिसाइड किया सके क्या क्या हमें इसमें और अच्छा करना है, तो 35 लाख जॉब्स क्रिएट होती हैं अकेले टूरिज्म सेक्टर में। और आईटी सेक्टर को तो आप देख सकते हैं, हमारे छोटे से शहरों में भी आपने देखा होगा कई सारी दुकानें ऐसी हैं जो कल आईटी सेक्टर्स पे डिपेंड है। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम की, मनरेगा की, अब तो मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 में पास हुआ था। इस लॉ के तहत हर वो पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में, उसे गवर्नमेंट की तरफ से पर ईयर मिनिमम कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, राइट टू वर्क के हिसाब से। इन केस गवर्नमेंट फेल हो जाती है उन्हें काम दिलाने में, या उनके पास काम नहीं आ पाता है, तो वो 100 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने के हकदार हैं। मिलेगा उन्हें, हकदार है क्या, मिलेगा ही मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता मतलब उन्हें काम का पैसा मिलेगा, कम से कम 100 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सब गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ताकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ सके, हम और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पे बढ़वा दी। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है।
थर्ड पार्ट में हम इसे आगे और डिस्कस करेंगे। और वीडियोस देखते रहना, जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिएगा। प्रीवियस सेशन जो था हमारा लाइव सेशन, वो थोड़ा ठीक नहीं रहा ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, नेट भी अच्छा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हम वेडनेसडे को मिलेंगे लाइव में। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।